आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर कलाम की बहुत ही फेमस बुक अग्नि की उड़ान की। किताब की शुरुआत करते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जब इस पुस्तक के लिए मैंने पहली बार अपनी यादों को सहेजना शुरू किया तो मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि इस पुस्तक के लिए मेरी कौन कौन सी यादें सही और प्रासंगिक रहेंगी। मेरा बचपन मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन किसी को उसमें रुचि क्यों होगी? क्या एक छोटे से कस्बे के लड़के के दुख, तकलीफों और उसकी उपलब्धियों के बारे में लोग पढ़ना चाहेंगे? क्या लोगों को इस बात से रुचि होगी कि किस तरह अपने स्कूली जीवन में मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ा और आर्थिक संकट के चलते हुए मुझे स्कूल की फीस जमा करने के लिए काम तक करना पड़ा? क्या ये सभी बातें एक आदमी को प्रभावित कर पाएंगी? मैंने बहुत सोचा और अंत में मैंने ये माना कि किताब के लिए ये सभी बातें ज़रूरी और प्रासंगिक हैं, क्योंकि ये सभी बातें कुछ न कुछ भारत के एक आम आदमी की कहानी कहती हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो मानव जाति हमेशा से ही किसी न किसी मुद्दे को लेकर आपस में लड़ती रही है। मानव विकास के शुरुआती चरण में युद्ध खाने और रहने की ज़रूरतों के लिए लड़े जाते थे। समय गुजरने के साथ ये युद्ध धर्म और विचारधाराओं के आधार पर लड़े जाने लगे और आज के समय में युद्ध आर्थिक और तकनीकी प्रभुत्व हासिल करने की दिशा में होने लगे हैं और ये आर्थिक और तकनीकी प्रभुत्व ही वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में कुछ देश काफ़ी तेज़ी से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मजबूत होकर उभरे हैं और ये इतने ताकतवर हो गए हैं कि बाकी दुनिया का नियंत्रण लगभग इनके हाथों में चला गया है। और इसी के चलते कुछ एक बड़े देश खुद को नए विश्व का कर्ता धर्ता समझने लगे हैं। ऐसी स्थिति में 1 अरब की आबादी वाले भारत जैसे विशाल देश को क्या करना चाहिए? मेरी समझ से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सर्वोच्चता पाने के सिवाय हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है और मेरा ये मानना है कि भारत ऐसा निश्चित रूप से कर सकता है। और इसके लिए अपने जीवन की कुछ घटनाओं से मैं अपने इस जवाब की वैधता साबित करने का प्रयत्न अपनी इस किताब के माध्यम से करूंगा। अग्नि की उड़ान में डॉक्टर कलाम के जीवन के अनेकों ऐसे प्रसंग और ऐसी बातें हैं जिनके बिना ये बुक समरी अधूरी है। इसीलिए अधिक से अधिक उन बातों को अपनी किताब में शामिल करने के लिए इस किताब को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक की बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मेरा जन्म मद्रास राज्य के रामेश्वर कस्बे में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। मेरे पिता जैनुल अबुद्दीन की कोई बहुत अच्छी शिक्षा नहीं हुई थी और ना ही वे कोई बहुत धनवान व्यक्ति थे। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। मेरी माँ आशियम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। मुझे याद नहीं है कि वे रोज़ाना कितने लोगों को खाना खिलाती थी, लेकिन मैं ये पक्के तौर पे कह सकता हूँ कि हमारे सामूहिक परिवार में जितने भी लोग थे उससे कहीं ज़्यादा लोग हमारे यहाँ भोजन करते थे। मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपत्ति के रूप में देखा जाता था। मेरी माँ के खानदान का बड़ा सम्मान था और उनके एक वंशज को अंग्रेज़ों ने बहादुर की पदवी भी दे डाली थी। मैं कई बच्चों में एक था, लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का छोटी कदकाठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा। मेरे पिता एक आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली जिंदगी से दूर रहते थे, पर घर में सभी आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थीं। वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादेपन में बीता, भौतिक एवं भावनात्मक दोनों ही तरीके से। रामेश्वरम का प्रसिद्ध शिव मंदिर हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। जिस इलाके में हम रहते थे वह मुस्लिम बाहुल था, लेकिन वहाँ कुछ हिंदू परिवार भी थे जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे। रामेश्वर मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। अपने शुरुआती बचपन की यादों में इन 2 लोगों के बारे में मुझे सबसे अच्छी तरह याद है। दोनों अपनी पारंपरिक वेशभूषा में होते और आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएं करते रहते। मेरे पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया था। उस समय मैं सिर्फ 6 साल का था। ये नौकाएं तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक ले जाने का काम करती थी। एक स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे। बाद में अहमद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन जोहरा के साथ शादी हो गई। पिताजी का कारोबार
काफी अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और हमारी नावें बह गईं। अब तक मैंने समुद्र की सिर्फ सुंदरता को ही देखा था, लेकिन पहली बार मैंने समुद्र की अपार एवं अनियंत्रित ऊर्जा को देखा। उम्र में काफी फर्क होने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन मेरे घनिष्ठ मित्र बन गए थे। वो मुझसे करीब 15 साल बड़े थे और मुझे आजाद कहकर पुकारा करते थे। हम दोनों रोजाना शाम को दूर तक घूमने जाया करते थे। हम मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र के रेतीले तट पर चल पड़ते। मैं और जलालुद्दीन प्रायः आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते। एक प्रमुख तीर्थ स्थल होने की वजह से रामेश्वरम का ये वातावरण हमारी आध्यात्मिक चर्चाओं में और भी प्रेरक सिद्ध होता था। रास्ते में हमारा पहला पड़ाव शिव मंदिर हुआ करता था। इस मंदिर की हम उतनी ही श्रद्धा से परिक्रमा करते जितनी श्रद्धा से देश के किसी भी हिस्से से आया कोई भी तीर्थयात्री करता। और इस परिक्रमा के बाद हम अपने शरीर को बहुत ही ऊर्जावान महसूस करते थे। पारिवारिक परिस्थितियों के कारण जलालुद्दीन की स्कूली शिक्षा कोई बहुत ज्यादा नहीं हुई थी। यही एक कारण रहा जिसकी वजह से जलालुद्दीन मुझे पढ़ाई के प्रति हमेशा उत्साहित करते रहते थे और मेरी सफलताओं से प्रसन्न होते थे। पढ़ाई से वंचित रह जाने की हल्की सी भी पीड़ा की झलक मुझे जलालुद्दीन में कभी भी देखने को नहीं मिली। जिंदगी में उन्हें जो भी कुछ मिला वह उसके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहे। हमारे पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे। जिसे भी जरूरत होती, चाहे वो अर्जी हो या और कुछ, जलालुद्दीन उसे अंग्रेजी में लिखते थे। मेरे परिचितों में, चाहे मेरे परिवार में हो या आस पड़ोस में, जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का भी नहीं था और ना ही किसी को उनके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता था। जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया। मेरे बचपन में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी या कहिए उग्र राष्ट्रवादी STR मानिकम का एक निजी पुस्तकालय था। उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित किया। मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था। दूसरे व्यक्ति जिसने मेरे बाल्यकाल पर गहरा असर छोड़ा वो मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन थे। वह रामेश्वरम में अखबारों के एक मात्र वितरक थे। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे जो पाम्बन से आती थी। इस अखबार एजेंसी को अकेले शमसुद्दीन ही चलाते थे। रामेश्वरम में अखबारों की 1000 प्रतियां बिकती थी। अखबार में जो भी कुछ छपा होता था वो मेरी समझ से परे होता था। इसीलिए शमसुद्दीन द्वारा ग्राहकों को अखबार बांटने से पहले मैं सिर्फ अखबार में छपी तस्वीरों पर नजर डालकर संतोष कर लेता था। अखबार बांटने में मैं शमसुद्दीन की मदद किया करता था और इस तरह शमसुद्दीन से मुझे अपनी पहली तनख्वाह मिली। आधी शताब्दी गुजर जाने के बाद आज भी मैं अपने द्वारा कमाई पहली तनख्वाह पर गर्व करता हूँ। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवारों से थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। अपने बचपन की एक महत्वपूर्ण घटना का जिक्र करते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मेरे विज्ञान के शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर कट्टर सनातनी ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी घोर रूढ़िवादी थी। लेकिन वे कुछ रूढ़िवाद के खिलाफ हो चले थे और उन्होंने इन सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने के लिए अपनी तरफ से काफी कोशिशें की ताकि विभिन्न वर्गों के लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिल सकें और जातीय समानता खत्म हो और देश में जातियों को लेकर फैली असमानता खत्म हो सके। वे मेरे साथ काफी वक्त बिताते थे और कहा करते थे, कलाम, मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ कि तुम बड़े शहरों के लोगों के बीच एक उच्च शिक्षित व्यक्ति के रूप में पहचाने। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर खाने पर बुलाया। उनकी पत्नी इस बात से बहुत ही परेशान और भयभीत थी कि उनकी पवित्र और धर्मनिष्ठ रसोई में एक मुसलमान युवक को भोजन पर आमंत्रित किया गया है। उन्होंने अपनी रसोई के भीतर मुझे खाना खिलाने से साफ इनकार कर दिया। शिव सुब्रमण्यम अय्यर अपनी पत्नी के इस रुख से जरा भी विचलित नहीं हुए और ना ही उन्हें क्रोध आया, बल्कि उन्होंने खुद अपने हाथ से मुझे खाना परोसा और फिर बाहर आकर मेरे पास ही अपना खाना लेकर बैठ गए। उनकी पत्नी ये सब रसोई के दरवाजे से पीछे खड़ी देखती रही। मुझे आश्चर्य हो रहा था
कि क्या वे मेरे चावल खाने के तरीके, पानी पीने के ढंग और खाना खा चुकने के बाद उस स्थान को साफ करने के तरीके में कोई फर्क देख रही थी। जब मैं उनके घर से खाना खाने के बाद लौटने लगा तो अय्यर महोदय ने मुझे फिर अगले हफ्ते रात के खाने पर आने को कहा। मेरी हिचकिचाहट को देखते हुए वो बोले, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार जब तुम व्यवस्था बदलने की आदत डालने का फैसला कर लेते हो तो ऐसी समस्याएं तो आती ही रहती हैं। अगले हफ्ते जब मैं शिव सुब्रमण्यम अय्यर के घर रात्रि भोजन पर गया तो उनकी पत्नी ही मुझे रसोई में ले गई और खुद अपने हाथों से मुझे खाना परोसा। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अपने आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए मैंने अपने पिताजी से रामेश्वरम छोड़कर जिला मुख्यालय रामनाथपुरम जाकर पढ़ाई करने की अनुमति मांगी। शमसुद्दीन और अहमद जलालुद्दीन मुझे रामनाथपुरम के श्वार्ट्स हाई स्कूल में दाखिला कराने और वहां मेरे रहने का बंदोबस्त करने के लिए मेरे साथ आए थे। मुझे वहां किसी भी तरह से अच्छा नहीं लग रहा था। रामनाथपुरम कस्बा समृद्ध होते हुए भी बनावटीपन में जीता समाज था। इसकी आबादी करीब 50,000 थी, लेकिन रामेश्वरम जैसी सुसंगति और सद्भाव यहाँ नहीं था। मुझे घर की बड़ी याद आती थी और मैं रामेश्वरम जाने का हर मौका तलाशता रहता था। घर की बहुत याद आने के बावजूद मैं नए माहौल में रहकर पिताजी के सपने को साकार करने के प्रति कटिबद्ध था, क्योंकि मेरी सफलता से पिताजी की बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हुई थी। पिताजी मुझे कलेक्टर बना देखना चाहते थे और मुझे लगता था कि पिताजी के सपने को साकार करना मेरा फर्ज है, और इसीलिए अपने पिताजी के कहे अनुसार मैंने अपने मन के विचारों एवं मस्तिष्क को स्थिर रखने तथा लक्ष्य को पाने के लिए कठोर परिश्रम किया। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि बचपन से ही मैं आकाश एवं पक्षियों के उड़ने के रहस्यों के प्रति काफी आकर्षित था। मैं सारस को समुद्र के ऊपर मंडराते और दूसरे पक्षियों को ऊंची उड़ानें भरते देखा करता था। हालांकि मैं एक बहुत ही साधारण स्थान का लड़का था, लेकिन मैंने निश्चय किया कि एक दिन मैं भी आकाश में ऐसी ही उड़ानें भरूंगा, और वास्तव में कालांतर में उड़ान भरने वाला मैं रामेश्वरम का पहला बालक निकला। श्वार्ट्स हाई स्कूल से अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद मैंने सन 1950 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए त्रिची के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया। परीक्षाओं में डिवीजन लाने की दृष्टि से मैं कोई होशियार छात्र नहीं था, लेकिन रामेश्वरम में अपने दो उस्तादों जलालुद्दीन और शमसुद्दीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनसे मैंने जो व्यवहारिक ज्ञान हासिल किया उसने मुझे कभी भी नीचा नहीं दिखने दिया। जब भी कभी मैं त्रिची से रामेश्वरम लौटता तो मेरे बड़े भाई मुस्तफ़ा कलाम, जो रेलवे स्टेशन रोड पर एक परचून की दुकान चलाते थे, मुझसे थोड़ी बहुत मदद करवा लेते थे और कुछ घंटों के लिए दुकान को मेरे जिम्मे भी छोड़ जाते थे। मैं तेल, प्याज, चावल और दूसरा हर सामान बेच लेता था। मैंने पाया कि सिगरेट और बीड़ी सबसे ज्यादा बिकने वाली वस्तुएं थीं। मुझे ये ताज्जुब होता था कि गरीब लोग अपनी कड़ी मेहनत की कमाई को किस तरह धुएं में उड़ा देते हैं। जब मैं मुस्तफ़ा के यहाँ से खाली हो जाता था तब मैं अपने छोटे भाई कासिफ मोहम्मद की दुकान पर चला जाता। वहाँ मैं शंखों एवं सीपियों से बने अनूठे सामान बेचा करता था। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि सेंट जोसेफ कॉलेज में जब मैंने बीएससी में दाखिला लिया तब मैं उच्च शिक्षा के किसी और विकल्प के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था, और न ही भविष्य के अवसरों के बारे में मेरे पास कोई भी सूचना थी जो एक विज्ञान के विद्यार्थी के पास होनी चाहिए। बीएससी के बाद ही मुझे ये महसूस हो रहा था कि फिजिक्स मेरा विषय नहीं है। मुझे अपना सपना पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग में जाना था। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में तो मैं इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करके भी जा सकता था। दुर्घटना से देर भली मैंने खुद को ही समझाया और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में दाखिले के लिए चक्कर लगाना शुरू कर दिए। उस समय दक्षिण भारत में तकनीकी शिक्षा के लिए ये एक मशहूर और विशिष्ट संस्थान था। संस्थान के चयनित उम्मीदवारों की सूची में मेरा नाम तो आ गया था, लेकिन इस प्रसिद्ध संस्थान में दाखिला लेना काफ़ी खर्चीला था। इसके लिए करीब 1000 रुपये की ज़रूरत थी और मेरे पिताजी के पास इतना पैसा कभी हुआ ही नहीं। ऐसे वक्त में मुझे पढ़ाने के लिए मेरी बहन ज़ोहरा आगे आई और मेरी फीस के लिए उन्होंने अपने हाथों के कड़े तथा हार गिरवी रख दिए। मुझे शिक्षित देखने का उनमें जो दृढ़ संकल्प था और मेरी योग्यता एवं क्षमताओं को लेकर उनका जो मुझ पर भरोसा था वो मुझे गहराई तक छू गया। मैंने अपनी कमाई से ही उनकी गिरवी जेवरों को छुड़ाने की ठानी। उस समय मेरे सामने पैसा कमाने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि मैं कड़ी मेहनत करूं और छात्रवृत्ति हासिल करूं। मैं पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई में जुट गया। पहला साल पूरा कर लेने के बाद जब मुझे एक विशेष विषय का चुनाव करना था तो मैंने एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की दिशा चुनी और इसे ही अपना विशेष विषय बनाया। अब मेरे दिमाग में लक्ष्य एकदम स्पष्ट था, मुझे विमान उड़ाना था।
MIT में पढ़ाई के दौरान मेरे 3 शिक्षकों प्रोफेसर स्पॉन्डर, प्रोफेसर KAV पंतलाई और प्रोफेसर नरसिंह राव ने मेरी अप्रकट सोच को मूर्त रूप दिया। MIT में मेरा अंतिम वर्ष था और इसका असर मेरे जीवन पर बहुत गहरा पड़ा। मेरा कोर्स पूरा होने के बाद मुझे करीब से हमला करने वाले लड़ाकू विमान का डिजाइन करने की परियोजना में लगा दिया गया। इस परियोजना में मेरे साथ 4 और साथी थे। मैंने वायुगतिकी डिजाइन को तैयार करने और उसकी ड्राइंग बनाने की जिम्मेदारी ली थी, जबकि मेरी टीम के साथियों को विमान के संरचना, नियंत्रण और उपकरणों के डिजाइन तैयार करने का काम सौंपा गया था। एक दिन मेरे डिजाइन शिक्षक प्रोफेसर श्रीनिवास ने, जो उस समय MIT के निदेशक भी थे, मेरे काम को देखा और इसे निराशाजनक बताते हुए इस पर अपना असंतोष व्यक्त किया। काम में हुई देरी के लिए मैंने उनसे कई बार माफी मांगी और अपनी सफाई भी दी, लेकिन प्रोफेसर श्रीनिवास ने मेरी एक भी ना सुनी। आखिरकार काम पूरा कर लेने के लिए मैंने उनसे 1 महीने का वक्त मांगा। कुछ क्षण के लिए उन्होंने मेरी ओर देखा और बोले, देखो नौजवान, आज शुक्रवार है, मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त देता हूँ। अगर सोमवार सुबह तक मुझे ड्राइंग नहीं मिली तो तुम्हारी छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकले। मेरी छात्रवृत्ति ही मेरा सब कुछ थी और अगर ये वापस ले ली जाती तो मैं एकदम असहाय हो जाता। मेरे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि मैं उनके निर्देश के अनुसार अपना काम पूरा कर लेता। मैंने उस रात खाना नहीं खाया और रात भर ड्राइंग बोर्ड पर काम करता रहा। अगली सुबह सिर्फ घंटे भर के लिए समय निकला जिसमें तैयार होकर मैंने नाश्ता किया। रविवार की सुबह मेरा काम पूरा होने के करीब ही था, तभी अचानक मुझे लगा कि मेरे कमरे में कोई है। प्रोफेसर श्रीनिवास मुझे दूर खड़े देख रहे थे। वे सीधे जिमखाना से आ रहे थे और टेनिस के कपड़ों में ही थे तथा मेरा काम देखने के लिए ही वहां रुके थे। मेरा काम देखने के बाद उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया और तारीफ करते हुए मेरी पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि तुम्हारे भीतर तनाव पैदा हो रहे हैं और काम पूरा करने के लिए मैं जो तुम्हें समय दे रहा हूँ उसमें वह संभव नहीं होगा। मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि इतने भयंकर तनाव में भी तुम अपना काम पूरा कर लोगे। MIT से एक ट्रेनी के रूप में मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर चला गया और यहाँ पर मैंने विमान के बारे में काफी कुछ व्यवहारिक ज्ञान सीखा। जब मैं HAL से एक वैमानिकी इंजीनियर बनकर निकला तो मेरे सामने नौकरी के 2 बड़े अवसर थे और दोनों ही मेरे वर्षों पुराने उड़ान के सपने को पूरा करने वाले थे। एक अवसर भारतीय वायुसेना का था और दूसरा रक्षा मंत्रालय का। मैंने दोनों नौकरियों के लिए आवेदन किया था और दोनों ही जगह से मुझे साक्षात्कार के लिए बुलावा आया था। वायुसेना में भर्ती होने के लिए मुझे देहरादून पहुंचना था और DTD&P में साक्षात्कार के लिए दिल्ली जाना था। दक्षिण भारतीय तटीय इलाके के इस लड़के ने उत्तर जाने के लिए ट्रेन पकड़ी। गंतव्य 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूर था। अपनी मातृभूमि की विशालता से ये मेरा पहला सरोकार था। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि दक्षिण से उत्तर की ओर ये उनकी पहली यात्रा थी जिसमें वो बेंगलोर से दिल्ली की तरफ जा रहे थे। इस यात्रा के बारे में बताते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि रेल के डिब्बे की खिड़की से मैंने देश का वह देहाती रूप देखा जो पहले नहीं देखा था। धान के खेतों में सफेद धोती और पगड़ी लगाए हुए खेतों में काम कर रहे लोग तथा चमकीले रंग बिखेरती महिलाओं को देखकर ऐसा लगता था जैसे ये कोई सुंदर पेंटिंग हो। मैं खिड़की से चिपक कर बैठा हुआ था। ज्यादातर जगहों पर लोग किसी न किसी काम में लगे दिखाई पड़े जिनमें एक तरह की लय और शांति थी। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि ये बहुत ही विस्मयकारी है कि जब कोई उत्तर की ओर बढ़ता है तो भूभाग में कैसा परिवर्तन होता जाता है। गंगा नदी के इस समृद्ध एवं उपजाऊ मैदानी इलाके तथा इसकी कई सहायक नदियों ने अनेक हमले, हलचल और परिवर्तन देखे हैं। ईसा से करीब 1500 साल पूर्व उत्तर पश्चिम से आगे तक गुजरने वाले पहाड़ी क्षेत्रों में गोरी चमड़ी वाले आर्य जाति के लोग फैल चुके थे। 10वीं शताब्दी में मुसलमान आए जो बाद में स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल गए और इस देश का अभिन्न हिस्सा बन गए। यही सब सोचते और देखते मैं दिल्ली पहुंच चुका था। मैं 1 हफ्ते महान सूफी संत हजरत निजामुद्दीन के इस शहर दिल्ली में रुका और DTD&P में इंटरव्यू दिया। मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया। मुझसे ऐसा कोई भी सवाल नहीं पूछा गया जो मेरी योग्यता को चुनौती देने वाला हो और इसके ठीक बाद वायुसेना चयन बोर्ड में दूसरा इंटरव्यू देने के लिए मैं देहरादून रवाना हो गया। इस चयन बोर्ड में बुद्धि की बजाय व्यक्तित्व पर ज़्यादा जोर था। शायद वे स्पष्ट तौर पर शारीरिक योग्यता ही देख रहे थे। भीतर की उत्तेजना के बाद मैं शांत दिख रहा था। मेरा संकल्प तो दृढ़ था लेकिन साथ ही साथ मैं चिंतित भी था क्योंकि वायुसेना में नौकरी करना मेरा सपना था।
मन में विश्वास होते हुए भी तनाव था। वायुसेना के लिए 25 में से जिन 8 उम्मीदवारों का कमीशन अधिकारी के लिए चयन हुआ, उसमें मैं 9वें नंबर पर आकर अटक गया। इसे लेकर मेरे भीतर एक गहरी सी हूंक उठी और मुझे यह समझने में थोड़ा वक्त लगा कि वायुसेना में नौकरी पाने का अवसर जो मेरे हाथों के करीब ही था, आकर निकल गया। मैं चयन बोर्ड से बाहर आ गया और एक चट्टान के किनारे पर खड़ा हो गया। नीचे एक झील थी जिसमें ऊंचाई से एक झरना गिर रहा था। कभी झील झिलमिलाती, कभी झरना स्थिर दिखता। मुझे पता था कि आने वाले दिन काफी मुश्किल भरे होंगे और ऐसे कई सवाल थे जो जवाब चाहते थे। और इसी उलझन में मैं ऋषिकेश आ गया। मैंने गंगा में स्नान किया और इसकी शुद्धता का आनंद लिया और इसके बाद मैं छोटी सी पहाड़ी पर बने शिवानंद आश्रम में गया। जब मैंने आश्रम में प्रवेश किया तो मुझे तीव्र कंपन महसूस हुए। मैंने देखा कि चारों ओर बड़ी संख्या में साधु समाधि लगाए बैठे हैं। मैंने पढ़ा था कि साधु आत्मिक व्यक्ति होते हैं, वे व्यक्ति जो अपने अंतर्ज्ञान से ही सब कुछ जान लेते हैं। अपनी उदासी के क्षणों में मैं उन सवालों का जवाब खोजने चला था जो मुझे परेशान किए हुए थे। मैं स्वामी शिवानंद से मिला, बिल्कुल भगवान बुद्ध की तरह दिखने वाले। वह श्वेत धवल धोती और पैरों में खड़ाऊ पहने हुए थे। मैं उनकी अत्यंत सम्मोहक, एकदम बच्चे जैसी मुस्कान और कृपालु भाव देखकर दंग रह गया। मैंने स्वामी जी को अपना परिचय दिया। मेरे मुस्लिम नाम की उनमें जरा भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। मैं आगे और कुछ बोल पाता इससे पहले ही उन्होंने मेरी उदासी का कारण पूछ लिया। उन्होंने कहा कि ये मत पूछना कि मैंने ये कैसे जाना कि तुम उदास हो, और फिर मैंने उनसे ये नहीं पूछा। मैंने उन्हें भारतीय वायुसेना में अपने नहीं चुने जा पाने की असफलताओं के बारे में बताया। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी सारी चिंताएं मानो दूर कर दी और फिर धीमे तथा गहरे स्वर में कहा, इच्छा जो तुम्हारे हृदय और अंतरात्मा से उत्पन्न होती है, जो शुद्ध और मन से की गई हो, एक विस्मित कर देने वाली विद्युत चुंबकीय ऊर्जा लिए होती है। यही ऊर्जा हर रात को जब मस्तिष्क सुषुप्त अवस्था में होता है तो आकाश में चली जाती है और हर सुबह यह ऊर्जा ब्रह्मांडीय चेतना लिए वापस शरीर में प्रवेश करती है। जिसकी परिकल्पना की गई है वह निश्चित रूप से प्रकट होता नजर आएगा। नौजवान, तुम इस तथ्य पर ठीक उसी तरह अनंत काल तक भरोसा कर सकते हो जैसे तुम हमेशा सूर्योदय के सत्य पर भरोसा करते हो। अपनी नियति को स्वीकार करो और जाकर अपना जीवन अच्छा बनाओ। नियति को मंजूर नहीं था कि तुम वायुसेना के पायलट बनो। नियति तुम्हें जो बनाना चाहती है उसके बारे में अभी कोई नहीं बता सकता। अपनी इस असफलता को भूल जाओ, जैसे कि नियति को तुम्हें यहाँ लाना ही था। असमंजस से निकल अपने अस्तित्व के लिए सही उद्देश्य की तलाश करो। अपने को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दो, स्वामी जी ने कहा। और इसके बाद मैं दिल्ली लौट आया और DTD&P जाकर अपने इंटरव्यू के नतीजे के बारे में पता लगाया। जवाब में मुझे नियुक्ति पत्र दे दिया गया। अगले ही दिन मैंने 250 रुपए के मूल वेतन पर वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद पर काम संभाल लिया। मैंने सोचा अगर यही मेरी नियति है तो इसे होने दिया जाए। आखिरकार अब मुझे काफी मानसिक शांति थी। वायुसेना में चयन नहीं हो पाने का दुख मैंने भुला दिया था। निदेशालय ने मुझे तकनीकी केंद्र में लगाया। अगर मैं हवाई जहाज उड़ा नहीं रहा था तो कम से कम उन्हें उड़ान के लायक बनाने में तो मदद कर ही रहा था, ऐसा मैं सोचा करता। विमानों के रखरखाव का अनुभव हासिल करने के लिए मुझे एयरक्राफ्ट एंड आर्मामेंट टेस्टिंग यूनिट कानपुर भेजा गया। उन दिनों में भी कानपुर एक बड़ी आबादी वाला शहर था। किसी औद्योगिक शहर में रहने का ये मेरा पहला अनुभव था। ठंडा मौसम, भीड़, शोर शराबा और धुआं, यहाँ ये सब एकदम रामेश्वरम के माहौल से ठीक विपरीत था। यहाँ मुझे विशेष दिक्कत आलू को लेकर भी थी, क्योंकि सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक हर खाने में ये होता था। अपनी मिट्टी की गंध और परिवार का संरक्षण छोड़कर यहाँ की फैक्ट्रियों में रोजगार की तलाश में गाँवों से लोग आते थे। मुझे इन भटकते लोगों को देखकर बड़ा दुख होता था। इस तरह यहाँ पर 3 साल गुजर चुके थे और तब बेंगलोर में वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान की स्थापना की गई और मुझे इस नए प्रतिष्ठान में भेज दिया गया। बेंगलोर शहर कानपुर के मुकाबले ठीक उल्टा था। दरअसल मेरा मानना है कि हमारे देश ने लोगों को बड़ा अतिवादी बना दिया है। मैं मानता हूँ कि यह इसलिए है क्योंकि कई शताब्दियों तक विदेशी आक्रमणों के चलते इस देश में उजड़ने बसने का लगभग अंतहीन सिलसिला चलता रहा और इसने हमारी एक साथ रहने की क्षमता को नष्ट कर दिया।
कानपुर में मैंने लोगों को पान चबाने में वाजिद अली शाह की नकल करते देखा और बेंगलोर में अंग्रेज साहबों की तरह लोगों को कुत्ते घुमाते पाया। यहाँ भी मैं रामेश्वरम जैसी शांति के लिए तरस गया। ADE में हमें स्वदेशी हावरक्राफ्ट का डिजाइन तैयार करना और उसका विकास करना था। हम में से किसी को भी मशीन और वो भी विमान तैयार करने का अनुभव नहीं था और ना ही कोई डिजाइन या कलपुर्जे उपलब्ध थे जिनकी मदद से इसे शुरू कर पाते। यह हम सबको पता चल गया था कि हम ऐसी उड़ती मशीन का निर्माण सफलतापूर्वक कर सकते हैं। हावरक्राफ्ट के बारे में जितना कुछ पढ़ने को मिल सकता था हमने जुटाने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज़्यादा उपलब्धि नहीं रही। इस क्षेत्र में कार्यरत लोगों से विचार विमर्श किया, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं लगा। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मेरे ऊपर एक खतरा हमेशा ही बना रहता था और वो ये था कि मेरे जैसे ग्रामीण छोटे कस्बे वाले मध्यम वर्गीय जिसके माता पिता की थोड़ी ही शिक्षा हुई हो, ऐसे व्यक्ति को कहीं किनारे तो नहीं कर दिया जाएगा। मुझे ये पता था कि अस्तित्व बचाने के लिए तब तक संघर्ष करना पड़ेगा जब तक कि उचित परिस्थितियां पैदा ना हो, और इसीलिए मैंने ठान लिया कि मुझे अपने लिए अवसर खुद ही तैयार करने होंगे। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि उन दिनों VK कृष्ण मेनन रक्षा मंत्री हुआ करते थे और वो हमारी परियोजनाओं की प्रगति के बारे में जानने के बड़े इच्छुक रहते थे। एक बार रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन ADE के दौरे पर आए और मैं उन्हें अपनी कार्यशाला में ले गया। यहाँ हमने उन्हें वो हावरक्राफ्ट दिखाया जो हमने 1 साल के अथक प्रयास से बनाया था। भगवान शिव के वाहन के प्रतीक रूप में हमने इस हावरक्राफ्ट को नंदी नाम दिया था। मैंने अपने साथियों से कहा कि ये उड़ने वाली मशीन है, सनकियों के समूह द्वारा बनाई गई नहीं बल्कि इंजीनियरों की योग्यता से तैयार मॉडल। इसकी तरफ मत देखिए, यह देखने के लिए नहीं है बल्कि इसके साथ उड़िए। रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन ने अपने साथ आए अधिकारियों द्वारा व्यक्त की गई सुरक्षा संबंधी चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए नंदी में उड़ान भरी और इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि इससे भी शक्तिशाली वाहन तैयार करो और मुझे दूसरी बार सवारी के लिए बुलाओ। डॉक्टर मेहंदी दत्ता हमारी इस उपलब्धि से काफी प्रसन्न थे, लेकिन तभी कृष्ण मेनन रक्षा मंत्रालय से हट गए और दूसरी बार आने का उनका वादा पूरा नहीं हो पाया। बदली हुई व्यवस्था में स्वदेशी हावरक्राफ्ट को सेना में इस्तेमाल करने के सपने को साकार बनाने का मेरा सपना कई लोगों को अच्छा नहीं लगा और फिर यह परियोजना विवादों में फंस गई और अंत में इसे ताक पर रख दिया गया। मेरे लिए यह एक नया अनुभव था। अभी तक मैं सिर्फ आकाश को ही अपनी उड़ान की सीमा समझता था, लेकिन अब लगा कि सीमाएं तो और भी करीब हैं। मैं इस वास्तविकता का सामना करने का इच्छुक नहीं था। मेरा दिल और आत्मा तो नंदी में बसी हुई थी। अब इसका कोई उपयोग नहीं होना था और यह मेरे अंतर्मन को पूर्णतः अस्वीकार था। मैं निराश हो चुका था और मेरे भ्रम टूट चुके थे। एक दिन डॉक्टर मेहंदी दत्ता ने मुझे बुलाया और हावरक्राफ्ट के बारे में पूछताछ की। जब उन्हें यह बताया गया कि यह उड़ान भरने के लिए पूरी तरह सक्षम है, तो उन्होंने मुझे अगले दिन एक विशिष्ट व्यक्ति के समक्ष इसका प्रदर्शन करने को कहा और वो विशिष्ट व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के निदेशक प्रोफेसर MGK मेनन थे। एक हफ्ते बाद मुझे इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की ओर से इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। यह इंटरव्यू रॉकेट इंजीनियर के पद के लिए था। मैं इस इंटरव्यू के लिए मुंबई आ गया। साक्षात्कार में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे इस बारे में मुझे जरा भी जानकारी नहीं थी। कुछ पढ़ने या किसी अनुभवी व्यक्ति से बात करने का मुझे जरा भी समय नहीं मिला था। मेरा इंटरव्यू डॉक्टर विक्रम साराभाई ने लिया। डॉक्टर साराभाई की जिंदादिली देखकर मैं दंग रह गया। उनमें कहीं कोई ऐसा अहंकार, अक्खड़पन या अतिरेक का भाव नहीं था जैसा कि प्रायः साक्षात्कार लेने वाले नौजवान उम्मीदवार के सामने प्रदर्शित किया जाता है। इस इंटरव्यू के बाद मुझे 2 दिन में वापस आने को कहा गया, लेकिन अगले दिन शाम को ही मुझे मेरे चयन के बारे में बता दिया गया। मुझे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति में रॉकेट इंजीनियर के पद पर रख लिया गया। मेरे जैसे नौजवान के लिए अपना सपना पूरा करने का यह एक बहुत बड़ा मौका था। यहाँ का माहौल DTD-NP के माहौल से एकदम अलग था। यहाँ किसी को भी अपनी स्थिति को उचित ठहराने की आवश्यकता नहीं थी और ना ही किसी के झगड़े सुलझाने की ज़रूरत थी। इसके कुछ समय बाद ही मुझे रॉकेट प्रक्षेपण की तकनीकों का प्रशिक्षण लेने के लिए अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा में भेज दिया गया। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि नासा में मैंने अपना काम लैंगल रिसर्च सेंटर से शुरू किया। यहाँ अपने अमेरिकी दौरे के अंत में मैं वेलफ फ्लाइट फैसिलिटी गया। यह स्थान नासा के रॉकेट कार्यक्रमों का मुख्य आधार था।
यहाँ मैंने विशेष रूप से लगाई गई एक पेंटिंग देखी और मेरी निगाहें उस पर ठहर गईं, क्योंकि इसमें कुछ रॉकेटों को उड़ते हुए दिखाया गया था और जो सैनिक रॉकेट छोड़ रहे थे वो श्वेत नहीं बल्कि अश्वेत थे, जैसे लोग दक्षिण एशिया में होते हैं। मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब मैंने ये पाया कि पेंटिंग में टीपू सुल्तान की सेना को रॉकेटों से अंग्रेजों के साथ युद्ध करते दिखाया गया है। पृथ्वी के दूसरी ओर एक भारतीय उपलब्धि को गौरवान्वित पाकर मेरा मन भी आनंद से भर गया। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि 20वीं सदी में भारतीय रॉकेटों के विकास को टीपू सुल्तान के 18वीं सदी के सपने को साकार होने के रूप में देखा जा सकता है। जब सन 1799 में टीपू सुल्तान युद्ध में मारा गया, तब अंग्रेजों की सेना ने 700 से ज्यादा रॉकेट पकड़े थे। इन रॉकेटों को बाद में विलियम कॉन्ग्रेव इंग्लैंड ले गया था और इस तरह ये ब्रिटेन के हो गए। उस समय कोई गैट, IPR एक्ट या पेटेंट कानून तो था नहीं। इस तरह टीपू सुल्तान की मौत के साथ ही भारतीय रॉकेट भी खत्म हो चुके थे, कम से कम 150 साल के लिए। डॉक्टर कलाम आगे कहते हैं कि भारतीय संस्थानों में जो चीज सबसे ज्यादा मुश्किलें पैदा करती है वह चारों ओर व्यापक रूप से लोगों में व्याप्त अवज्ञा रूपी अहंकार है, और इसके रहते हम अपने से छोटों, अपने अधीनस्थों की बात नहीं सुनते। अगर आप किसी को अपमानित करते हैं तो आप उससे किसी भी सृजनात्मकता की उम्मीद नहीं कर सकते। दुर्भाग्यवश आज हमारे देश में सिर्फ हीरो और जीरो हैं, और जिनके बीच एक बड़ी विकट विभाजन रेखा है। एक तरफ कुछ 100 हीरो हैं और दूसरी ओर 95 करोड़ लोग नीचे की तरफ धकेले हुए पड़े हैं। इस स्थिति को बदलना बहुत जरूरी है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जैसे ही मैं नासा से लौटा, भारत ने नाइक अपाची नाम का अपना पहला रॉकेट छोड़ा। ये रॉकेट नासा में ही बना था। रॉकेट को ले जाने के लिए उपकरण के नाम पर सिर्फ एक ट्रक और हाथ से चलाने वाली हाइड्रोलिक क्रेन थी। क्रेन की हाइड्रोलिक प्रणाली में रिसाव आने के कारण गड़बड़ी पैदा हो रही थी। तब रॉकेट को हम लोगों ने अपने ही हाथों और कंधों पर उठा लिया और लॉन्चर पर स्थापित कर दिया, और इस तरह से रॉकेट का प्रक्षेपण बहुत ही आसानी से तथा बिना किसी दिक्कत के हो गया। हमें उड़ान संबंधी आंकड़े बहुत ही बेहतर मिले और हम काम पूरा करके गर्व से सर ऊंचा किए लौटे। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि इसके अगले ही दिन प्रोफेसर साराभाई ने हमें भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से बातचीत करने के लिए बुलाया। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वे भारत में एक नए युग का सृजन कर रहे थे। प्रोफेसर साराभाई का आशावाद बहुत ही प्रबल था। उनके थुम्बा आने की खबर से लोगों में बिजली सी दौड़ जाती थी और सभी प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं एवं डिजाइन ऑफिसों में अनवरत सक्रियता नजर आने लगती थी। प्रोफेसर साराभाई को कुछ नया कर दिखाने के उत्साह एवं जोश में लोग दिन रात काम में लगे रहते थे। हर कोई ऐसा कुछ नया कर दिखाना चाहता था जैसा इससे पहले देश में कभी भी न हुआ हो। भारत में रॉकेट विज्ञान के पुनर्जन्म का श्रेय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नए प्रौद्योगिकी विकास की दृष्टि को जाता है। उनके इस सपने को साकार बनाने की चुनौती प्रोफेसर साराभाई ने ली थी। हालांकि कुछ संकीर्ण दृष्टि के लोगों ने उस समय ये सवाल भी उठाया था कि हाल में आजाद हुए जिस भारत में लोगों को खिलाने लायक नहीं है, उस देश में अंतरिक्ष कार्यक्रमों की क्या प्रासंगिकता है। लेकिन ना तो प्रधानमंत्री नेहरू और ना ही प्रोफेसर साराभाई ने इस कार्यक्रम को लेकर कोई अस्पष्टता जताई। उनकी दृष्टि बहुत साफ थी। अगर भारत के लोगों को विश्व समुदाय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है तो उन्हें नई से नई तकनीक का प्रयोग करना होगा, तभी जीवन में आने वाली समस्याएं हल हो सकेंगी। इसके माध्यम से उनका अपने शक्ति प्रदर्शन का कोई इरादा नहीं था। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि प्रोफेसर साराभाई पूरी टीम के साथ बैठकर कामकाज की खुली समीक्षा करते थे। उन्होंने कभी भी किसी को ऑर्डर नहीं दिए, बल्कि विचारों के मुक्त आदान प्रदान के माध्यम से ही वो हमें ऐसे नए रास्ते दिखाते थे जिनसे हम प्रायः अपने हल को ढूंढ लेते थे। प्रोफेसर साराभाई ने बहुत सारे फैसले लिए थे जो आगे चलकर कई लोगों के जीवन का मिशन बने। हम खुद अपने रॉकेट बना सके, हम अपने उपग्रह प्रक्षेपण यान और अपने उपग्रह बना सके, और उन्हीं की प्रेरणा से धीरे धीरे थुम्बा में 2 भारतीय रॉकेट तैयार किए गए। इन्हें हमारे पौराणिक पात्रों रोहिणी और मेनका के आधार पर नाम दिया गया। लेकिन ऐसा उस विश्वास के माहौल और प्रतिबद्धता के बिना संभव नहीं हो सकता था जो प्रोफेसर साराभाई ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के लोगों के भीतर पैदा की थी। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि ये प्रोफेसर साराभाई का प्रोत्साहन ही था कि मैंने और ग्रुप कैप्टन VS नारायण ने रूसी ऑटोमोटर अपने देश में पूर्ण स्वदेशी रूप से तैयार की थी,
जो कि भारतीय सैनिक विमानों को उड़ान भरने देने की स्वदेशी तकनीक का एक हिस्सा थी। ये तकनीक सैनिक विमानों को उड़ान भरने के लिए अधिक बल देती थी और हमें बड़ी संख्या में इसकी जरूरत थी। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि इस तकनीक को विकसित करने के बाद मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी और मैं उत्साह से सराबोर था। तो ये थी अग्नि की उड़ान की चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक की बुक समरी। इस बुक के आगे के चैप्टर्स की समरी हम नेक्स्ट वीक लेकर आएंगे। आपको ये बुक समरी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।